इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। अभी तक आप कौन सी डायनेस्टी पे पहुंच गए हो दिल्ली सल्तनत की? सख्त सल के कंसेप्ट में अगर कंटेक्स्ट में बात करो, आपकी स्लेव डायनेस्टी कवर पहली, दूसरी खिलजी कवर, फिर तुगलक कवर, अब चौथी कौन सी है? सेकंड लास्ट, सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451 सी। खिजर खान 1414 टू 1421 सी। तो बिफोर हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, तिमूर ही अपॉइंटेड खिजर खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। याद है मोहम्मद गोरी ने भी ऐसे ही करा था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर चला गया था गवर्नर, है ना? सेम हरकत इसकी, ठीक है। तो ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी इन 1414। However, he did not assume the title of Sultan, but was comfortable with Rayat e Ela. ये टाइटल था इसका। Coins were struck and khutbah was read in the name of Timur. एंड आफ्टर इज मतलब वही मालिक को मतलब खुश करने के लिए वो बोल रहा है कि इसका फरमान हम मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी छत्रछाया में कर रहा हूँ। जैसे आपने पॉलिटिशियन तो देखा मैं, जब भी कोई पॉलिटिशियन जीतता है तो वो बीजेपी का, जैसे मतलब मान लो कोई एमपी है या एमएलए है, तो मोदी जी की अध्यक्षता में मैं जीत गया, वो हमेशा मतलब यही नाम लेता है, वो टाइटल लेता है, अपने आप की कभी तारीफ नहीं करता वो, ठीक है, खुश करने के लिए मोदी जी को, बस ये चीज़ है। तो आफ्टर इज नेम इन द नेम ऑफ सक्सेसर शाहरुख खान, ठीक है। तो चले ये पता नहीं आज वाला शाहरुख खान नहीं है, दूसरा शाहरुख खान है, ठीक है। तो खिजर खान वॉज द मोस्ट कॉम्पिटेंट सैयद रूलर। ही ट्राई टू कंसोलिडेट द दिल्ली सल्तनत बट कुड नॉट डू सो एंड डाइड इन 1421 सी। उसके बाद मुबारक शाह। खिजर खान वॉज सक्सीडेड बाय सन मुबारक शाह। कहानी खत्म। मोहम्मद शाह 1421 टू 33 सी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इसके टाइम पर, ये संभालता रह गया एम्पायर को। मोहम्मद शाह 1434 टू 1443 सी। He was always busy acting against conspirators and gradually lost control over his nobles. So all of these rulers tried to control rebellious regions like Katehar, Badaun, Etawah, Patiali, Gwalior, Kampil, Nagaur, Mewat, but they failed due to the conspiracy of the nobles. मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है 1445 में and he was succeeded by his son आलम शाह. उसके बाद थर्ड है ना, फोर्थ अलाउद्दीन आलम शाह 1443 to 1451 सी। ही प्रूव टू बी इनकॉम्पिटेंट सुल्तान, और सैयद जितने भी ये जो सैयद डायनेस्टी चल रही है उसमें सबसे वीक था ये। आलम शाह का जो वजीर था हामिद खान, ही इन्वाइटेड बहलोल लोधी कि तुम आर्मी का चार्ज लो, एंड आफ्टर रियलाइजिंग दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू एज सुल्तान, आलम शाह लेफ्ट फॉर बदाऊं, ठीक है, मतलब छोड़ के चला गया सब कुछ अपने आप ही। इसका कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ, इसने किसके हाथ में सल्तनत दे दी पूरी की पूरी? बहलोल लोधी के हाथ में। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? लोधी डायनेस्टी की। तो यानी कि सैयद तो आपको कभी कोई तंग करेगा ही नहीं प्रिपरेशन के टाइम पर। सैयद डायनेस्टी की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ज़्यादा, है ना। आपको बस सख्त सल ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को देखो लाइटली भी मत लो, लेकिन जहाँ लाइट कंटेंट है तो उसको बहुत बड़ा मत सोचो कि अरे यार ये तो यूपीएससी का एग्जाम है, क्या क्या पूछा जा सकता है। भाई हम जिस सोर्स से कर रहे हैं ना प्रिपरेशन, वो किसी की दम भी नहीं है कि उसको कोई टच कर सके। ये लोगों की पेंट गीली हो जाती है पूनम दला दहिया का नाम सुन के इसको याद करने में, हम फिर भी उसके एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं। एग्जाम में हम पढ़ के जा रहे हैं इतना, और यूपीएससी की औकात इसके बाद क्वेश्चन बनाने की सिर्फ इतनी रह जाती है। वो इसलिए क्योंकि बना लो तुम क्वेश्चन टफ से टफ, ना हम छेड़ेंगे उसे, ना कोई हिस्ट्री ऑप्शन वाला छेड़ पाएगा। ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, बना लो और टफ कर लो ट्रैप, और अच्छी बात है। उसका भी 1 पॉइंट, मेरा भी 1 पॉइंट, ठीक है। स्ट्रैटेजी के बेसिस पर खेला करो और अपने आप पे यकीन रखा करो। आपके लिए सिर्फ एक ही शस्त्र काम का है, मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ। आप कितने भी काजू बादाम खा लो, कभी कोई काम नहीं आने वाले। आपके लिए सिर्फ एक शस्त्र है, रिवीजन। आप जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे ना, आप दूसरों को उतने पीछे छोड़ पाओगे। 10 मिनट भी अगर आपको फ्री के मिल रहे हैं ना, उसमें कोई एक पेज उठाकर पढ़ लो। यार चलो यार रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि इसमें से जो मैंने पढ़ा था क्या मुझे कुछ याद आ पा रहा है, या फिर बिल्कुल ही नया कंटेंट है। अगर दिमाग को लग रहा है कि नया कंटेंट है तो समझ जाओ रिवीजन वीक हो गई है इस चीज़ को लेकर, बहुत पुरानी हो गई है, बहुत दिनों से करा नहीं आपने इसको टच। और अगर करा नहीं टच तो समझ जाओ अगर ये सिलसिला चलता रहा तो 365 दिन फिर से बैठना पड़ेगा उसी कमरे में। तो लोधीज वर द लास्ट रूलिंग फैमिली ऑफ द सल्तनत पीरियड एंड द फर्स्ट टू बी हेडेड बाय अफगान्स हु वर रूलिंग ओवर सिरिंध व्हेन सैयद्स वर इन इंडिया। अब ये सिरिंध कहां पर है? पंजाब के पास, ठीक है। बहलोल लोधी, तो विद द इसका टाइमलाइन, अच्छा हाँ ठीक है 1526, मैंने सोचा 1426 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहलोल लोधी 1451 to 1489 CE. With the help of few nobles, Behlul Lodi took charge of the army and became the Sultan. He laid the foundation of Lodi dynasty.
आराम से सत्ता मिल गई थी ना इसे, तो छोड़कर चला गया था आलम शाह बदाऊं के लिए, यूपी के लिए, है ना। और आलम शाह का जो वजीर था हामिद खान, उसी ने इनवाइट करा था ना बहलूल लोधी को। जैसे याद है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नोबल्स इनवाइट करते हैं कि बेटा तो पागल है, दामाद जी को बुलाओ, इल्तुतमिश को, याद है। ठीक है, कहानियों के तौर पे याद करा करो। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ ज़्यादा फास्ट चल रही होंगी, कुछ मुसलमान नेम दिमाग के ऊपर से जा रहे होंगे। बैठ के इत्मीनान से उसको रिवाइज करना, पढ़ना, कहानियाँ बनाना, अपने दिमाग में स्टोरी मेकिंग करना, खिलाना उसको लेकर। ठीक है, सोचना किसकी शादी किससे हो रही है, कौन किसका दामाद है, कौन किसका साला है, क्या चल रहा है, पूरा पूरा सिलसिला आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो सुल्तान बहलूल लोधी, ही वॉज अ केपेबल जनरल एज वेल एज एंड वॉज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करने के लिए ओवर दिल्ली सल्तनत, इसको अफगान नोबल्स की हेल्प भी चाहिए, उसका सपोर्ट भी चाहिए। तो अफगान नोबल्स जो थे, दे वांटेड टू ट्रीट सुल्तान, दे वांटेड सुल्तान टू ट्रीट देम एज इक्वल पार्टनर रेदर देन एज एन एब्सोल्यूट मोनार्क, कि हम पूरी इसकी बात नहीं मानेंगे। तो बहलूल लोधी कहता है मैं भी ये कहाँ बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरी छत्रछाया में रहो, चलो केक कटेगा सब में बांटेगा, ऐसा करके रखते हैं। बहलूल लोधी क्योंकि इस टाइम पर डरा हुआ था, उसको पास के दिल्ली सुल्तानों का इतिहास पता है बहुत अच्छे से, कि कितनी स्टेबिलिटी रही है, बाहर से फॉरेन इन्वेजन कब कब हो सकती है, ये हर चीज़ से वाकिफ था। तो उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए और अफगान नोबल्स का सपोर्ट पाने के लिए ये क्या करता है, बहलूल पब्लिकली डिक्लेयर्ड है ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ वन ऑफ द अफगान पीर्स, दोस्त है उनका, एंड नॉट द किंग। कहता है लो मैंने जनता के सामने आके बोल दिया, अब तो खुश हो। गद्दी पर नहीं बैठता था, नॉट डिड ही इंसिस्ट ऑन हिज नोबल्स स्टैंडिंग इन द कोर्ट, कि तुम खड़े रहो जब मैं आऊंगा दरबार के अंदर। तो देखो इक्वल पार्टनर है, ये अंदर से डरा हुआ है, इसके मन के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है नोबल्स के लिए, अंदर से बटी पड़ी है इसकी कि यार मुझे अगर सल्तनत में टिके रहना है तो यहाँ पर अफगान नोबल्स को सलाम सलाम कहना है। ठीक है, लेकिन वो भी 50% के पार्टनर, मैं भी 50% का पार्टनर इस थ्रोन पर। हिज पॉलिसी वर्कड वेल थ्रू आउट हिज लॉन्ग रेन एंड ही डिड नॉट फेस एनी ट्रबल फ्रॉम हिज पावरफुल अफगान नोबल्स। ये चीज़ आप किसी के भी साथ इंप्लीमेंट करके देख लो। जब आपको ये लगता है ना कि सामने वाला पर्सन बुरा मान जाएगा कि आप पावर में हो और आप उसको नीचा दिखा रहे हो, जिसको जो सुनना है ना उसके कानों को आप हमेशा वो सुनाओ, जिसको जो सुनना है। आप लाइफ में किसी भी पर्सन के ऊपर अप्लाई करके देख लो ये वाली चीज़, जो पर्सन जिस चीज़ से खुश होता है आप उसको वही सुनाओ, वो जिंदगी भर आपका हमसफर दोस्त बनकर रहेगा। तो ही सक्सेसफुली सप्रेस द रिवोल्ट्स इन मेवात एंड दोआब। In 1476 he defeated the Sultan of Jaunpur and annexed it to the Delhi Sultanate. He also brought the ruler of Kalpi and Dholpur under the suzerainty of Delhi. He annexed Sharki dynasty and introduced Behlul copper coins. However, he failed to reoccupy Bengal, Gujarat and Deccan. अब तो वो कोई रूलर कर ही नहीं सकता, वो तो जो चला गया अलाउद्दीन खिलजी के बाद का जो टाइम था, ये रीजन्स चले गए, अब वो चले ही गए फिर वो। ठीक है, फिर उसके बाद बहलूल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, इसकी तारीफ आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी इतिहास के पन्नों में। He was the greatest and the noblest of the three Lodi rulers. एक आपका बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की बढ़त किससे होगी? किससे होगी? बाबर से। ठीक है, इसके बाद बस थोड़ा सा एक वैक्यूम के चैप्टर और आएंगे, आई थिंक 1 या 2 चैप्टर रहेंगे, फिर हमारा दिल्ली सल्तनत के बाद चैप्टर नंबर 13 या 14 जो होता है वो मुगल एम्पायर होता है। ठीक है, कहानी वही है, कहानी तो कंटिन्यू वही चलेगी। ठीक है, और आपको अपने इस प्रिपरेशन के टाइम में मतलब ये जो टेन्योर है 2024 से पहले एक टाइम ऐसा भी लेकर आना है जिसमें आप एक दिन बैठो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने, चैप्टर 1 टू चैप्टर 10, फिर एक दिन बैठो पूरे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को कवर करने, फिर एक दिन बैठो आप जिसमें आप पूरी ये बुक पूरा दरिया की फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट तक आराम से नॉवल की तरह रीड करते चल रहे हो। इससे आपके दिमाग के बैरियर्स टूटेंगे, आप उसमें सफिशिएंट ब्रेक ले लो, आप उसको चैलेंज की तरह लो, लेकिन कि मुझे 24 घंटे के अंदर इसको खत्म करना है, और वो चीज़ मैं करवाऊंगा आपसे, डोंट वरी, हम साथ बैठ के ये चीज़ कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए अब आप वहां पर आके बुत बनकर बैठे हुए हो, ये कब करवाया आपने, ये हमने कब सुना, ये आपने कब पढ़ाया था, तो भाई मैं चीर के रख दूंगा फिर आपको। ठीक है, सिकंदर लोधी, तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट ऑफ द 3 लोधी रूलर्स। हिज मदर वॉज हिंदू एंड हिज रियल नेम वॉज निजाम खान। He brought the whole of Bihar under his control and he defeated many Rajput chiefs. इसने बंगाल के ऊपर अटैक करा and forced his ruler to conclude a treaty with him. आपने एम्पायर को इसने एक्सटेंड करा फ्रॉम पंजाब टू बिहार इंक्लूडिंग धौलपुर, नरवार एंड सम पार्ट्स ऑफ द किंगडम ऑफ ग्वालियर एंड नगौर। धौलपुर से एक बात याद आई,
मुझे एक बात बताना जरा, यूपीएससी में जो आपका इंटरव्यू का जो कमरा होता है ना, ठीक है, या यूपीएससी का ये जो जगह है जहां पर ये एड्रेस अगर आप डालोगे ना इसको, ये देखो, ये देखो हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली के अंदर, धौलपुर हाउस। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है हर साल। जैसे अगर मैं तो यूपीएससी के इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा, मेरे दोस्त जो एक दो जा चुके हैं, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दिल्ली में, एक उनमें से एक आईपीएस भी है, तो उससे ये इंटरव्यू पूछा गया था। और ऐसे बहुत जानकारों से मेरे पूछा गया कि यूपीएससी के चेंबर को धौलपुर हाउस क्या कहते हैं, जबकि धौलपुर कहाँ पर है? धौलपुर तो दिल्ली का पार्ट है ही नहीं। धौलपुर राजस्थान की सिटी है, तो धौलपुर हाउस क्यों कहा जाता है इसको? मुझे आप लोग ये क्लास के बाद पता करके बताना जरा, आज सर्च करना इसके बारे में कि, अरे आराम से बताना, ग्रुप पे मेंशन करना ताकि मैं भी सीख सकूं, बाकी लोग भी सीख सके, ठीक है? हाँ, आप क्या कह रहे हो शैनी? यूपीएससी से क्या लेने देना उसका? हाँ, और इन्फॉर्मेशन पता करके देना इसके बारे में, अच्छे से ग्रुप में बताना, ठीक है? सही बोल रहे हो आप, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी आप सही बताना मेरे को ज़रा, ठीक है? उसके बाद आप हरामखोरों ने मुझे स्टैम्प वाली बात भी नहीं भेजी, सिर्फ कुणाल ने मुझे उस दिन पर्सनल मैसेज करा था, ठीक है? तो कृपया ये हरामखोरी छोड़ दें और मेरे होमवर्क को बहुत सीरियसली लिया करो, ठीक है? मैंने किसी दिन में फाउंडेशन कोर्स बंद करके चला जाऊँगा मैं। तो ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर and roads were laid and many irrigation facilities were provided for the benefit of the peasantry. He laid great emphasis on justice and during his reign, prices of commodities were very cheap. He introduced a new measurement yardstick, Gaz-i-Sikandari, and a system of auditing of accounts. तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जो प्रशंसा होनी चाहिए, इसके अंदर ऐसी जो क्वालिटीज़ थी, स्टिल ही वॉज अ बाइकॉट। बाइकॉट कौन होता है? बाइगॉटरी किसे कहते हैं? मतलब जो टॉलरेंस होता है धर्म के प्रति या फिर नहीं, बताओ। अ पर्सन हु इज, मतलब एक पर्सन प्रिजुडाइज पर्सन होता है। ये माइक बंद करो अपना। यहां पर जो पर्सन होता है वो नैरो माइंडेडनेस वाला पर्सन होता है, इंटॉलरेंस होती है उसके अंदर धर्म के प्रति, ठीक है? कट्टर होता है बेसिकली, ठीक है? तो डिस्पाइट सर्टेन लॉडेबल क्वालिटीज, इतनी अच्छी अच्छी जो इसके अंदर क्वालिटीज हैं, इतना कुछ इसने इंट्रोड्यूस करा, लेकिन फिर भी धर्म के मामले में ही वॉज अ बाइकॉट, कट्टर था, एंड ही शोड लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स। बड़े सारे हिंदू टेम्पल्स को उसने डिस्ट्रॉय करा एंड इम्पोज मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द हिंदूज। ही री इम्पोज जिजिया ऑन द नॉन मुस्लिम्स। ही बिलीव्ड इन द सुपीरियर पोजिशन ऑफ द सुल्तान विद रिगार्ड टू हिज नोबल्स। और जबकि आपने देखा बहलूल लोधी ऐसा नहीं करता था, याद है? वो बोलता था मैं बैठूंगा भी नहीं गद्दी पर और नोबल्स को खड़े होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसने कहा अबे ये मैं सुल्तान हूँ, ऐसे थोड़ी ना बना हूँ पावर शेयर करने के लिए। जिसको बात मान के मेरे साथ पावर शेयरिंग में रहना है, ये तो मैं अलाउड ही नहीं करूंगा, उनको मेरे नीचे ही रहना पड़ेगा, ठीक है? तो ही कंपेल्ड नोबल्स एंड आर्मीज टू शो फॉर्मल रिस्पेक्ट टू द सुल्तान इन एंड आउटसाइड द दरबार एंड ट्रीटेड देम हार्शली। जो नहीं मानेगा उसको काट के रख देता था। ही फाउंडेड आगरा इन 1504 CE एंड ही रोट पर्शियन वर्सेस अंडर द नेम गुलरखी। इब्राहिम लोधी 1570 to 1526 CE, सबसे बड़ा बेटा था सिकंदर लोधी का, हु वॉज नॉट ओनली एरोगेंट बट अ रिप्रेसिव रूलर टू। ही वॉज डिफीटेड बाय राणा संघ ऑफ मेवाड़। ये खुलेआम इंसल्ट करता था और ह्यूमिलेट करता था अपने नोबल्स को कोर्ट में, एंड पुट टू डेथ दोस नोबल्स हु रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। तो डिससेटिस्फैक्शन बिटवीन द किंग्स एंड द कोर्टियर्स बिकेम वेरी कॉमन ड्यूरिंग हिज रेन। इसके खुद के जो चाचा थे अलाउद्दीन, अभी अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं हो रही है, ठीक है? अलाउद्दीन he revolted. Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab, greatly displeased by the arrogance and insult of Ibrahim, he invited Babur to invade India. ठीक है? बाबर वैसे भी परेशान होता है ना? तो दौलत खान लोधी उसको बुला लेता है, गवर्नर होता है पंजाब का, कि तुम आओ। और क्योंकि इसलिए भी वो कर लेता है ऐसा काम, इब्राहिम लोधी ने ना इंसल्ट करा होता है इसको बहुत ज़्यादा। उसके एरोगेंट वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो टोन जो होती है, ये पसंद नहीं होती है दौलत खान लोधी को।
और बाबर वैसे याद है, मयूर सबसे बातें करते फिर रहा था, एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके तो देखो, मैं तुम्हें वजीर बनाऊंगा, मैं तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा। हंसते थे लोग। तो फिर जब इंडिया आता है, फिर पीछे से कॉन्टेक्ट आता है, हाँ जी सर आप कुछ कह रहे थे उस दिन, हमें कुछ बनाओगे। तो बाबर मार्च अगेंस्ट दिल्ली एंड डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। अफगान किंगडम जो है तो इट लास्टेड फॉर ओनली 75 ईयर्स। विद हिम द सल्तनत पीरियड एंडेड एंड एज स्कॉलर्स स्टेट द सल्तनत ऑफ दिल्ली विच हैड इट्स बर्थ ऑन द बैटल फील्ड ऑफ तराई इन 1192 सी। मतलब किसके साथ? बैटल ऑफ तराई के साथ। तराई पर क्यों बोला जा रहा है बर्थ हुआ? कौन था यहाँ पर? मोहम्मद गोरी। वही तो सब कुछ करके गया था ना। 1192 से लेकर 1526 तक चलता है, ठीक है। एंड अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द बैटल ऑफ पानीपत। तराई भी कहाँ पर था? हरियाणा में। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। उसके बाद आ जाते हैं मुगल्स। पॉलिटिकल हिस्ट्री जो थी दिल्ली सल्तनत की वो हमारी कवर हुई। अब हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट देखने हैं दिल्ली सल्तनत के, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।